मैं योगेश कुमार, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से वाणिज्य प्रवक्ता। विषय है बही खाते एवं लेखाशास्त्र, पाठ है कंपनी खाते और प्रकरण है शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, भाग। कंपनी की पूंजी प्राप्त करने के लिए जो हिस्से होते हैं उन्हें शेयर कहते हैं। अब पूंजी भी पता होनी चाहिए, पूंजी क्या होती है। पूंजी किसी भी व्यापार को चलाने के लिए एक रक्त का कार्य करती है। उस व्यापार की चल अचल संपत्तियों के लिए पूंजी का निर्माण करना होता है, पूंजी खरीदनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। उसी पूंजी को प्राप्त करने के लिए कंपनी में हिस्से या कंपनी के सदस्य बनाए जाते हैं। कंपनी में एक व्यक्ति पूंजी नहीं लगाता, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी व्यक्तियों से लिया जाता है और इसमें जनता को आमंत्रित किए जाते हैं कि जनता इसके अंश खरीद सकते हैं, जनता इसके सदस्य बन सकते हैं। तो जैसे 1 लाख रुपए की पूंजी अगर हमें लगानी है, 1 लाख की पूंजी लगानी है और 10 रुपये की एक है, तो 10,000 शेयर हमारे बनेंगे। 10,000 शेयर का मतलब 10,000 लोग इसे खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति भी कई खरीद सकता है। अगर एक व्यक्ति ने एक शेयर खरीदा तो वो 1/10,000वें भाग का मालिक होगा। तो ये जो भाग होते हैं, जो हिस्से होते हैं, ये शेयर कहलाते हैं। जो जितना हिस्सा खरीदेगा वो उतना ही शेयर का भाग कहलाएगा। अब पूंजी में हम ये कह सकते हैं अंश कि वे छोटे छोटे हिस्से जो जनता द्वारा खरीदे जाते हैं और जनता से जो धन प्राप्त होता है वो एक संपूर्ण धन एकत्रित होकर पूंजी का रूप ले लेता है, वही अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी के बाद अंशों के प्रकार आते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण अंश। दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश में जो क्या होते हैं इन्हें पता होना चाहिए। साधारण अंश कंपनी के जो हैं अंशधारी, वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। इन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, कंपनी के जो कार्य है उसमें निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये कंपनी के सदस्य या कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों को समतांशों के समक्ष 2 चीज़ों का पूर्वाधिकार होता है। पहला कि इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा। दूसरा, यदि कंपनी का समापन होता है तो समता अंशों से पहले इनका भुगतान किया जाएगा। ये 2 शर्तें इन्हें पहले से ही प्राप्त होती हैं। ये पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। साधारण पूर्वाधिकार अंश के कई भाग होते हैं। साधारण अंश सिंपल होते हैं, बिल्कुल साधारण है। जब कंपनी का भुगतान होता है समापन पर तो साधारण अंशों को सबसे अंत में भुगतान दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों को मत देने का अधिकार नहीं होता, इन्हें मत देने का भी अधिकार होता है। ये कंपनी के स्वामी नहीं कहलाते, ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो ये इनमें अंतर भी हम कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशों में पहला भाग जो आता है हमारा, पूर्वाधिकार अंश जो उसके प्रकार हैं, उनमें सबसे पहले जो पूर्वाधिकार अंश हैं वह है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश का मतलब है जिन्हें हम भविष्य में बदल सकते हैं। यानी कि पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं, ऋण पत्रों में बदल सकते हैं, नकदी में बदल सकते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंश भी होते हैं, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरा, संचय पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनका लाभांश इस वर्ष ना दिया गया हो। अगर उनका लाभांश अब नहीं दिया गया तो वो लाभांश भविष्य में संचय होता चला जाएगा, इस साल का अगले साल का जुड़ता चला जाएगा, तो वो संचय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। इन्हें ये अधिकार प्राप्त होता है। असंचय पूर्वाधिकार अंश, असंचय पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें ये अधिकार नहीं होता कि अगर इस वर्ष कंपनी लाभांश देने में असमर्थ है तो उनका लाभांश अगली योजना में या अगले वर्ष नहीं दिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये असंचयी पूर्वाधिकार अंश माने जाते हैं। इसके बाद आता है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार, जिनका परिवर्तन ना किया जाए। मैंने ऊपर बताया है कि परिवर्तनशील पूर्वाधिकार, जिनको परिवर्तित किया जा सके। अपरिवर्तित जो पूर्वाधिकारी अंश रहेंगे उनके बदले में कोई नए अंश इशू नहीं किए जा सकते, उन्हें बदला नहीं जा सकता, वो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंतर्गत आते हैं।
विमोचनशील, विमोचन का मतलब होता है रिडम्बल, भुगतान। जिन अंशों का भविष्य में भुगतान किया जा सकता है 5 साल में, 10 साल में, वो विमोचनशील अंशों के अंतर्गत आते हैं। इनका एक निश्चित समय बाद भुगतान किया जा सकता है, इन्हें समाप्त किया जा सकता है, इनके स्थान पर नए अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। ये इनके निर्गमन के समय ही इन्हें बता दिया जाता है। विमोचनशील पूर्वाधिकार। अविमोचनशील पूर्वाधिकार में अविमोचन, जिनका विमोचन नहीं किया जा सकता, इनका भुगतान नहीं होता, इनका भुगतान केवल कंपनी के समापन के समय पर ही किया जाता है। ये अविमोचनशील पूर्वाधिकारांश कहलाते हैं। भागयुक्त पूर्वाधिकारांश, ये वे अंश होते हैं, पूर्वाधिकारांश वे होते हैं जिनकी निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त होने के बाद, समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद अगर लाभ बचता है तो उस लाभ में भी ये हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें भागयुक्त पूर्वाधिकारांश कहते हैं। यानी कि लाभांश प्राप्त करने के बाद जो समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, उसके बाद जो लाभांश बचता है उसमें भी ये हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है अभागयुक्त पूर्वाधिकारांश। ये वे अंशधारी होते हैं जिन्हें केवल इनके निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद ये लाभ में हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं होते। ये उस लाभ पर अपना हिस्सा जताने नहीं सकते और ना ही मांग सकते हैं, इनका एक निश्चित लाभांश होता है। ये पूर्वाधिकारांशों के प्रकार थे। पूर्वाधिकारांशों के प्रकार के बाद आती है पूंजी। अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार होते हैं, यानी कि अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। अंश पूंजी के प्रकार में यानी कि पूंजी को हमने कई हिस्सों में बांट दिया। पहला अंश पूंजी का हिस्से में जैसे हमारा सबसे पहले आती है अधिकृत पूंजी। मैं इसे यहीं समझा देता हूँ। अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल, ये वो पूंजी होती है जिसे कंपनी अपने जीवन में सबसे पहले इशू करती है, यानी कि ऑथोराइज। इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन में अंश निर्गमित नहीं कर सकती। ये कंपनी के पार्षद सीमा नियम अंतर नियम में लिखी जाती है। यानी ये भी कह सकते हैं कंपनी की कुल पूंजी ऑथोराइज कैपिटल या अधिकृत पूंजी होती है। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वो भाग जो जनता को आमंत्रित किया जाता है, जनता को बेचने के लिए आमंत्रित किया जाता है, या जनता को निर्गमित की जाती है, या जनता से उसको खरीदने के लिए जनता को बुलाया जाता है, वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। जितनी निर्गमित की जाती है जनता उतने ही अंश खरीद सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती। इसके बाद आती है पार्थित। पार्थित पूंजी, पार्थित का मतलब है जितनी आवेदन हमें प्राप्त हुए। हमने जितनी जनता को पूंजी निर्गमित की थी या अंश निर्गमित किए थे, उनमें से जितने आवेदन हमें प्राप्त हुए, चाहे वे ज़्यादा हों चाहे कम, वो सब इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद आती है याचित पूंजी, कॉल्ड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि जो मांग है। यानी कि कंपनी की पूंजी को हम 4 भागों में या 5 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि मांगे कहलाती है। मांगे, हम वैसे तो मांगों का पूरा अध्ययन हम आगे करेंगे, लेकिन मांगे थोड़ा पता होना चाहिए मांगे होती क्या है। मांगे में हमने शेयर पूंजी को कई हिस्सों में बांट दिया। कई हिस्सों का मतलब है छोटे छोटे भागों में। जैसे आवेदन पर, पहले हमने आवेदन, एप्लीकेशन कह सकते हैं शॉर्ट में, आवंटन, अलॉटमेंट, प्रथम याचना या याचना, कॉल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितनी भी हो सकती हैं। याचनाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितनी भी हो सकती हैं। हम अपने हिसाब से याचनाएं बढ़ा घटा सकते हैं। इन सब मांगों में अगर हमने जितनी मांग की, मान लिया ये 2 रुपये की, ये 2 रुपये की, ये 6 रुपये की, 10 रुपये हुए, अगर हमने 4 मांगे तो हमारी जो याचित पूंजी है वो 4 रुपये होगी। इसे याचित पूंजी कहेंगे। इसके बाद हमारी आती है दत्त पूंजी, पेड अप। इन 4 रुपये में जो हमने मांगी है, जो याचित की है, उसमें से जितना पैसा जनता हमें चुका देती है वो पेड अप कैपिटल के अंतर्गत आता है। यानी कि वो हमारी पूर्ण पूंजी कहलाती है। कितने रुपए हमें प्राप्त होंगे, वो पेड अप कैपिटल आती है। इसके बाद पूंजी का अगला हिस्सा आता है कार्यशील पूंजी।
कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, जिस पूंजी का हम प्रतिदिन में प्रयोग करते हैं, व्यापार संचालन में प्रयोग करते हैं, वो हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसका मतलब होता है चालू संपत्ति और चालू दायित्व का जो अंतर होता है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व का जो अंतर होता है वो हमारी कार्यशील पूंजी कहलाएगी। इसे व्यापार में निरंतर प्रयोग में चलता रहता है, जो व्यापार के संचालन में काम आती है, वो ये पूंजी कहलाती है। इसके बाद आती है संचित पूंजी। हम अंश पूंजी का कुछ भाग भविष्य के लिए रिजर्व करके रख देते हैं, भविष्य में आने वाली आपदा के लिए रख देते हैं, उसे संचित पूंजी कहते हैं। ये इसका प्रयोग ज़्यादातर कंपनी के समापन के समय या किसी आपदा के समय प्रयोग किया जाता है। स्थायी पूंजी, जो कंपनी की स्थायी संपत्तियों में पूंजी को लगाया जाता है, जिस पूंजी को कंपनी की स्थायी संपत्ति के खरीदने में लगाया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। फिक्स एसेट्स में जो प्रयोग होती हैं। चल पूंजी, जो चल संपत्तियों में, यानी कि जिसका निरंतर बदलाव होता रहता है, जैसा वर्किंग कैपिटल है उसी प्रकार इसका भी बदलाव होता रहता है, लेकिन ये कम समय के लिए प्रयोग की जाती है, समय समय पर बदलती रहती है, तो वो पूंजी चल पूंजी कहलाती है। तो ये पूंजी के भाग थे हमारे, ये कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार थे। इसके बाद आता है अंशों के निर्गमन। अंशों के निर्गमन के प्रकार, अंशों के निर्गमन के प्रकार 3 होते हैं। जैसे अंशों का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है जो अंशों पर छपा होता है वो अंकित मूल्य 10 रुपये है। मान लिया अंकित मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये का एक अंकित मूल्य है। उस मूल्य से कम पर, उस मूल्य से अधिक पर या उसी मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो पहली स्थिति आती है सममूल्य। सममूल्य का मतलब होता है सममूल्य। सममूल्य का मतलब 10 जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर अंशों का निर्गमित करना सममूल्य पर निर्गमन माना जाता है। दूसरा आता है अवमूल्य। अवमूल्य, अवमूल्य का मतलब होता है कि अगर अंश 10 रुपये का है उसे 9 रुपये में, 8 रुपये में निर्गमित करना अवमूल्य कहलाता है। ये कंपनी के जो ख्याति होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती अगर इस प्रकार की कंपनी के अवमूल्य पे। कंपनी संशोधित अधिनियम में ये अवमूल्य समाप्त किया गया है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को प्रारंभ में अवमूल्य पर निर्गमित नहीं करेगी। इसके बाद आता है अधिमूल्य। अधिमूल्य का मतलब है 10 रुपये का शेयर 11 में, 12 में, यानी कि जो अंकित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करना अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है। ये 3 स्थिति होती हैं कंपनी के अंश अपने निर्गमित करने की। कंपनी इन तीनों स्थिति में अपने अंश निर्गमित कर सकती है। कंपनी जो अपनी मांग करती है, मांगे करती है, उसके भुगतान के लिए कुछ लेखे किए जाते हैं। जैसे पहला लेखा होता है अंश आवेदन पर। आवेदन, एप्लीकेशन मांगने पर, आवेदन पर जब लेखा किया जाता है तो सबसे पहले होती है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी कि हमें धन प्राप्त होगा सबसे पहले, फिर उस धन को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, यानी कि जो धन हमें प्राप्त हुआ उसे हमने ट्रांसफर कर दिया पूंजी में। इसके बाद आवंटन पर, हम जब हमारी पूंजी एक बार हमने दे दिया अंश, उसके बाद हम ड्यू करते हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें बता देते हैं कि अब अलॉटमेंट का पैसा आना है, उसे ड्यू कहते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले हमने पैसा ड्यू किया कैपिटल के हिसाब से, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर हमने उस धन को प्राप्त किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रत्येक मांग की 2 लेखा होता है, एक कैपिटल के लिए और एक रिसीविंग के लिए। फिर प्रथम याचना का, प्रथम याचना पर फर्स्ट कॉल पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने प्रथम याचना मांगी। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हमें वो प्राप्त हो गई जितने भी अंशों की प्राप्त होगी। इसमें एरर और एडवांस भी हो सकता है, वो आगे आएगा। प्रार्थना आधिक्य, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, पैसा ज़्यादा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये हमें
आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में अगर अतिरिक्त आवेदन है और उन अतिरिक्त धन को हमें कहीं समायोजित करना है तो उसका लिखा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू बैंक। अगर धन बच रहा है तो उसके बाद वापस भी किया जा सकता है। वो मांग हम कैपिटल में भी ट्रांसफर कर, पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगी जितने हमें प्राप्त हुए, उसके बाद जो अतिरिक्त धन है वो अलॉटमेंट में, और उससे अतिरिक्त बचा तो फर्स्ट कॉल में, और उसके बाद जो धन बचता है उसे हम बैंक के द्वारा वापस कर देते हैं। अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना उस याचना को कहते हैं जब अंशधारियों से मांग की जाती है, धन की मांग की जाती है और वो धन चुकाने में असमर्थ हैं या मांग की राशि चुकाने में असमर्थ हैं, तो वो अवशिष्ट याचना कहलाती हैं, जिसे कॉल्स इन एरर्स कहते हैं। इसका लेखा होता है कॉल्स इन एरर्स डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जिस भी कॉल पे हो, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, चाहे फर्स्ट कॉल पे हो, चाहे सेकंड कॉल पे हो, किसी भी कॉल पे हो तो उसके लिए ये लेखा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अग्रिम याचना, यानी कि कोई अंशधारी अपनी अग्रिम याचना, यानी कि जो मांगी नहीं गई याचना उसे भी चुकाना चाहता है तो वो समय से पहले उसका भुगतान कर सकता है, और समय से पहले की गई भुगतान की राशि अग्रिम याचना कहलाती है, यानी कि एडवांस। उसका लेखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस, यानी कि हमें धन प्राप्त हुआ अग्रिम, उस धन को हम बाद में भविष्य में एडजस्ट करेंगे तो उसके उल्टा लेखा होगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये उसमें एडजस्ट हो जाएगी, जिस मांग के साथ आया उसके साथ ये एडजस्ट होगी, और जिस मांग में हमें भविष्य में समायोजित करना उसके साथ ये होगी। इसके बाद आता है अंशों का हरण। जो मांग की राशि नहीं चुकाता, यानी कि अवशिष्ट याचना जिस अंशधारियों पर होती है, कुछ समय बाद उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, यानी कि हरण कर लिया जाता है, और उन हरण अंशों को फिर पुनः निर्मित भी किया जा सकता है। तो जब अंशों का हरण किया जाता है तो उनकी राशि जब्त कर ली जाती है। अंशों के हरण के संबंध में लेखा ये होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस मांग के पैसे प्राप्त नहीं हुए, मान लिया अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुई तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई तो शेयर फर्स्ट कॉल, और जो धनराशि हमें प्राप्त हुई उसे लिख देंगे शेयर फॉर फीचर या फॉरफिटेड। और यहां लिख देंगे फॉर शेयर फॉर फ्यूचर, यानी कि ये अंशों के हरण का लेखा है। अंशों के हरण के बाद पुनः निर्गमन का लेखा आएगा, ये है पुनः निर्गमन का। पुनः निर्गमन का लेखा है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो फॉर फीचर बच जाता है उसे हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारे शेयर से संबंधित लेखे थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ इसका। देखिए, एक कंपनी ने 500 अंश प्रत्येक 10 रुपये का निर्गमित किया, जिस पर 5 रुपये आवेदन पर, 2 आवंटन पर, 3 प्रथम याचना पर दे थे। समस्त धन प्राप्त हो गया, आवश्यक लेखे कीजिए। हमारी 5 कॉलम जर्नल में होते हैं। आप समझ लीजिए, लेखा करने के बाद एक एक लेखक बताते रहेंगे। सबसे पहला हमारा लेखा होगा आवेदन का, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन, से शॉर्ट में लिख सकते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमने इस पे 5 रुपये मांगे थे और 500 अंश थे, 5 पंजे 2500 रुपये हमें प्राप्त हुए। इसी की ट्रांसफ़र की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मनी ट्रांसफ़र। इसमें मनी को ट्रांसफ़र कर दिया 2500 रुपये। ये एक लेखा पूरा हो गया। इसके बाद आवंटन का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मनी ड्यू। इस पे हमने मांगे 2 रुपये, यानी कि 500 शेयर थे, 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये होते हैं। ये इसकी प्राप्ति की एंट्री है। देखिए फ़िलहाल हमने ये 2 लेखे किया है। आप एप्लीकेशन का अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये 2500 रुपये। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफ़र की होगी 5 पंजे 2500 रुपये। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की होगी, हमने 1000 रुपये ड्यू हो गए 500 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 500 पर 2 रुपये के हिसाब से ये प्राप्त हो गया, सभी धन प्राप्त हुआ, तो ये भी प्राप्त हो गया। इसके बाद आगे की एंट्री फिर जो बची हुई है वे होंगी फर्स्ट कॉल की। ये फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि एक ही है इसमें। ये इसमें मनी ड्यू हुई 3 रुपये के हिसाब से 500 रुपये 1500 रुपये। फिर इसकी प्राप्ति की, ये मनी रिसीव हुई 1500 रुपये। ये हमने फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मनी ड्यू है 1500 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये रिसीव किया 1500 रुपये। ये हमारे इस उदाहरण की सारी एंट्रियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे वैसे एंट्रियाँ भी बढ़ जाएंगी। मैंने आपको समझा दी थी ये वाली, ये शेयर जो मैंने आपको समझाया है, इसकी वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा।